Welcome to Nerdy Side. चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बॉन्डिंग का बेसिक आइडिया देखेंगे, फिर आएंगे आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स पर कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और शेयरिंग कैसे होता है। उसके बाद हम लुईस स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस देखेंगे और लास्ट में थोड़ी प्रैक्टिस और एक क्विक रीकैप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, बॉन्डिंग का बेसिक आइडिया। सवाल यह है कि केमिकल बॉन्ड्स आखिर बनते ही क्यों हैं, क्या जरूरत है इनकी। तो आखिर ये केमिकल बॉन्ड है क्या? सिंपल भाषा में ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, एक तरह का ग्लू जो अलग अलग एटम्स या आयंस को एक साथ पकड़ कर रखता है। पर सवाल वही है, क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन है स्टेबिलिटी। नेचर में हर चीज स्टेबल होना चाहिए और स्टेबिलिटी का सीधा मतलब है लोअर एनर्जी। तो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं ताकि वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज कर सकें और एक स्टेबल स्टेट में आ जाएं। बस यही है इसका कोर प्रिंसिपल। अच्छा, तो ये स्टेबिलिटी आती कैसे है? इसके लिए कोसल और लुईस का अप्रोच समझना पड़ेगा। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो नोबल गैसेस हैं जैसे नियॉन, आर्गन, ये सब बहुत स्टेबल हैं, नॉन रिएक्टिव हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में, जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक परफेक्ट ऑक्टेट। तो उन्होंने थियोरी दी कि बाकी सारे एटम्स भी इन्हीं की तरह बनना चाहते हैं और इसलिए वो केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं ताकि अपने भी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर सकें। और यहीं से निकल के आता है हमारा फेमस ऑक्टेट रूल। बहुत सिंपल रूल है। ये कहता है कि एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो इस तरह से करते हैं कि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स वो या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके पूरे करते हैं या फिर शेयरिंग करके। गोल एक ही है, अपने सबसे पास वाली नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन पाना। सो द बॉटम लाइन इज, स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑक्टेट पूरा करने का पहला तरीका देखते हैं। हम बात करने वाले हैं आयोनिक बॉन्ड की। इसे आप गिवर्स एंड टेकर्स का बॉन्ड भी बोल सकते हो, एक देता है दूसरा लेता है। तो आयोनिक बॉन्ड बनता कैसे है? ये तब बनता है जब एक एटम से दूसरे एटम पर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। मतलब एक एटम पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन दे देता है और दूसरा उसे ले लेता है। जनरली देने वाला मेटल होता है और लेने वाला नॉन मेटल। और इसका एवन एग्जाम्पल क्या है? हमारे घर का नमक यानी सोडियम क्लोराइड, NaCl। चलो इसका फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, हमारे पास है सोडियम। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, Ne3S1। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सिर्फ एक। अब सोचो, अगर सोडियम ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो क्या होगा? उसका जो अंदर वाला शेल है, Ne वाला, वो अब आउटरमोस्ट बन जाएगा और वो तो ऑलरेडी फुल है। ऑक्टेट कंप्लीट, स्टेबिलिटी मिल गई। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम बन जाता है Na+, एक पॉजिटिव आयन जिसे हम कैटायन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्लोरीन पर। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है Ni3s² 3p5। वैलेंस शेल में गिनो 2 + 5 यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कितने चाहिए? बस एक। तो ये क्या करेगा? ये वही इलेक्ट्रॉन ले लेगा जो सोडियम ने अभी अभी लूज किया था। जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई R जैसी, स्टेबल, और ये बन गया Cl-, एक नेगेटिव आयन यानी एक एनायन। तो अब सीन क्या है? हमारे पास एक पॉजिटिव Na+ है और एक नेगेटिव Cl- है। और फिजिक्स का बेसिक रूल क्या है? ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। तो इन दोनों आयंस के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है और इसी फोर्स को, इसी अट्रैक्शन को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। और इस बॉन्ड से बन जाता है हमारा कंपाउंड NaCl। लेकिन यहाँ एक एनर्जी का कैच है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, +495.8। क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो थोड़ी एनर्जी रिलीज होती है, -348.7। अगर इन दोनों को देखो तो अभी भी हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। तो फिर ये प्रोसेस स्टेबल कैसे हुआ? असली गेम चेंजर है तीसरा नंबर, लैटिस फॉर्मेशन। जब ये सारे Na+ और Cl- आयंस मिलकर एक क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं तो -788 किलोजूल्स पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। इट्स ह्यूज। ये इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि वो शुरू की एनर्जी कॉस्ट को आराम से कवर कर लेती है और ओवरऑल सिस्टम को सुपर स्टेबल बना देती है। तो हमने आयोनिक बॉन्ड देख लिया जिसमें सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। पर हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स देना ही नहीं चाहते। तो उस केस में क्या होता है? उस केस में होती है शेयरिंग और वहां बनता है हमारा दूसरा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में, जैसा नाम से ही क्लियर है,
ट्रांसफर नहीं बल्कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है। दोनों एटम्स आगे आते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स बीच में रखते हैं और एक शेयर्ड पेयर बना लेते हैं। अब इस शेयर्ड पेयर पर किसी एक का हक नहीं है, दोनों का है, और इस साझेदारी से दोनों का काम बन जाता है, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। अब ये शेयरिंग भी अलग अलग तरह की हो सकती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है तो उसे हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड, एग्जाम्पल Cl2। अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं तो वो बन जाता है डबल बॉन्ड, जैसे CO2 में होता है। और अगर तीन तीन पेयर शेयर हो रहे हैं, जैसा N2 में होता है, तो उसे कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। और एक सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा शेयरिंग उतना स्ट्रांग बॉन्ड। तो चलो एक बार फटाफट इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। आयोनिक में क्या बनता है? आयंस। कोवेलेंट में मॉलिक्यूल्स। और आयोनिक बॉन्ड जनरली होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच, जबकि कोवेलेंट होता है दो नॉन मेटल्स के बीच। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स में लिख लो। चलो थ्योरी बहुत हो गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। एक ऐसी स्किल सीखते हैं जो आपको एग्जाम्स में सीधे सीधे मार्क्स दिलाएगी, और वो है लुईस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना। देखो, लुईस स्ट्रक्चर बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपका स्ट्रक्चर हमेशा सही बनेगा। स्टेप 1, सबसे पहले मॉलिक्यूल के सभी एटम्स के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गिन लो। हाँ, अगर आयन है तो चार्ज के हिसाब से इलेक्ट्रॉन ऐड या सब्ट्रैक्ट करना मत भूलना। स्टेप 2, स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाओ। रूल सिंपल है, जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको सेंटर में बिठाओ। स्टेप 3, अब जो इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं उन्हें साइड वाले एटम्स पर लोन पेयर्स के फॉर्म में बांट दो ताकि उनका ऑक्टेट पूरा हो जाए। स्टेप 4, फाइनली चेक करो कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ तो साइड एटम से एक लोन पेयर उठाकर डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना दो। दैट्स इट। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स टेक द कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव। स्टेप 1, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के 4 प्लस 3 ऑक्सीजन के 3 इंटू 6 यानी 18, और ऊपर -2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे। टोटल हुआ 4 प्लस 18 प्लस 2, 24 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब स्टेप 2, स्केलेटन। कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो C सेंटर में और उसके 3 तरफ ऑक्सीजन। तीनों को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए? 6। बचे कितने? 24 - 6 यानी 18। ठीक है। स्टेप 3, लोन पेयर्स। ये 18 इलेक्ट्रॉन साइड वाले 3 ऑक्सीजन पर बांट दो। हर एक को 6 मिलेंगे यानी 3 लोन पेयर्स। सब ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, ग्रेट। आखिरी स्टेप 4, सेंट्रल एटम को चेक करो। कार्बन के पास अभी सिर्फ 3 सिंगल बॉन्ड्स हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो क्या करेंगे? किसी भी एक ऑक्सीजन से एक लोन पेयर लो और उससे कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड बना दो। अब चेक करो, कार्बन के भी 8 पूरे और सभी ऑक्सीजन के भी। स्ट्रक्चर कंप्लीट। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम आती है। कभी कभी एक मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, तो फिर बेस्ट वाला कौन सा है, सबसे स्टेबल कौन सा है, इसको डिसाइड करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसका नाम है फॉर्मल चार्ज। ये बस एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब किताब है। फॉर्मूला सिंपल सा है, एक एटम का फॉर्मल चार्ज होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। रूल ये है कि जिस स्ट्रक्चर में सारे एटम्स पर फॉर्मल चार्ज 0 के सबसे पास हो, वही स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है। ओके, अभी तक हमारी सारी कहानी ऑक्टेट रूल के आसपास घूम रही थी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, केमिस्ट्री में रूल्स तो बनते ही तोड़ने के लिए हैं। सो अब टाइम है एक्सेप्शंस की बात करने का, उन मॉलिक्यूल्स की जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। और हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मोटा मोटी 3 तरह के एक्सेप्शंस हैं। पहला, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसमें सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। एग्जाम्पल BCl3, जिसमें बोरॉन के पास सिर्फ 6 होते हैं। दूसरा है एक्सपैंडेड ऑक्टेट। इसमें सेंट्रल एटम के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसा थर्ड पीरियड के आगे वाले एलिमेंट्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल PCl5, जिसमें फॉस्फरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और तीसरा टाइप है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। इनका तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट ही ऑड होता है, जैसे NO। अब जब टोटली ऑड है तो 8 का ऑक्टेट कैसे पूरा होगा? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हमने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। अब इनको पक्का करने का टाइम है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। ये रहा आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। सिंपल सा MCQ है। इनमें से किस मॉलिक्यूल में एक ट्रिपल बॉन्ड है? ऑप्शंस हैं O2, H2O, N2 और CO2। जरा सोचो, इन सबके लुईस स्ट्रक्चर्स इमेजिन करो। ओके, सो द करेक्ट आंसर है C, N2। याद है हमने एग्जाम्पल में देखा था।
नाइट्रोजन के 2 एटम्स 3-3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और वही बनता है एक सुपर स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड। चलो अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर एग्जाम्स में कर देते हैं। सबसे पहला, आयन के केस में चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करना भूल जाते हैं, ये मत करना। दूसरा, सेंट्रल एटम गलत चुन लेना, हमेशा याद रखो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही सेंटर में आएगा। तीसरी गलती, साइड एटम्स पर लोन पेयर लगा दिए और सोचा काम खत्म, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट चेक करना ही भूल गए। और चौथा, फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट को मिक्स कर देना, दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। इन मिस्टेक से बचोगे तो मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो चलो एक क्विक रिकैप हो जाए कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने शुरू किया सबसे बेसिक सवाल से कि बॉन्ड्स बनते क्यों हैं, आंसर था स्टेबिलिटी। फिर हमने ऑक्टेट रूल को समझा। इसके बाद हमने 2 मेन बॉन्ड टाइप्स देखे, आयोनिक जिसमें ट्रांसफर होता है और कोवेलेंट जिसमें शेयरिंग होती है। हमने लुईस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने का स्टेप बाय स्टेप मेथड भी सीखा, और आखिर में हमने ऑक्टेट रूल के इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस को भी कवर किया। ये सारे इस चैप्टर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर क्लियर लग रहा है तो हाइप कर देना। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ रहा हूं। हमने देखा कि ऑक्टेट रूल हर जगह काम नहीं करता, और इसने हमें मॉलिक्यूल के 3D शेप के बारे में भी कुछ नहीं बताया। तो सोचिए, ऐसी कौन सी एडवांस थ्योरीज हो सकती हैं जैसे VSEPR या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो इन चीज़ों को यानी मॉलिक्यूल्स के एक्चुअल शेप्स और प्रॉपर्टीज़ को हमें समझा सकती हैं। इसका जवाब हम ढूंढेंगे अगले लेक्चर्स में।